नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है लेबर लॉज़। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि उनको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो नहीं, एक्चुअली एक मास्टर क्लास है जिसमें हम लेबर लॉज़ के कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेबर लॉज़ जिसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, ईपीएफ रिटायर्स के बारे में, ईएसआईसी बेनिफिट्स के बारे में, कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे हम प्रोटेक्शन लॉज के बारे में और न्यू लेबर कोड्स जो कि अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं, इनके बारे में भी आज हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दी सैलरी स्ट्रक्चर। सीटीसी और जो बैंक अकाउंट में आती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सो सीटीसी, नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो सीटीसी एक कॉस्ट टू कंपनी होता है। मतलब वो टोटल अमाउंट जो एम्प्लॉय के ऊपर खर्च करता है, जिसमें आपका का नेट पे भी हो गया, जिसमें आपका वेरिएबल भी हो गया, आपका इंसेंटिव हो गया, आपका बोनस हो गया, आपका ग्रेच्युटी हो गया और बहुत सारे ऐसे पेमेंट या मोड ऑफ पेमेंट जो कि एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के ऊपर करता है, जिसमें आपका पीएफ और बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। अब हमेशा ध्यान क्या रखना है आपका कि हमेशा रेशो को पहचानें कि फिक्स पे क्या है और वेरिएबल क्या है आपकी सीटीसी में। जब भी आप एक ऑफर लेटर को साइन करने जाते हैं, इन दोनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझें कि इसमें से, मतलब आपकी सीटीसी में से फिक्स कितना पार्ट है और कितना पार्ट आपका वेरिएबल पे है। यहाँ पे 3 पे कंसेप्ट्स होते हैं सीटीसी। अब सीटीसी जैसे कि मैंने बताया, वो टोटल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर खर्च करता है, जिसमें आपका ग्रॉस हो गया, आपके बेनिफिट्स हो गए, स्टैट्यूटरी हो गए, एम्प्लॉयर शेयर, वो सारी चीज़ें इसमें सीटीसी में इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस पे की, तो ग्रॉस पे होता है सैलरी बिफोर डिडक्शंस, यानी कि वो वैल्यू जिसमें से डिडक्शन होना बाकी है। जो डिडक्शन आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पीएफ हो गया, एम्प्लॉय का पार्ट हो गया, या प्रोफेशनल टैक्स हो गया। जिस भी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लगता है उस स्टेट की बात करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स हर स्टेट में नहीं है, स्पेशली दिल्ली और हरियाणा में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है। साथ ही साथ इनकम टैक्स लगने से पहले की जो वैल्यू है, यानी कि ये जितने भी डिडक्शन है इनसे पहले की जो वैल्यू है वो ग्रॉस पे होता है, राइट। नेट पे की को हम अगर लीनियर लैंग्वेज में समझे तो नेट पे आपका होता है टेक होम अमाउंट, जो कि आपके बैंक में क्रेडिट होता है। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हुई आपकी। नेट पे होता है जो आपके हाथ में आता है, यानी कि आपके बैंक में जो जाता है। ग्रॉस पे होता है नेट पे में अगर आपके डिडक्शंस को ऐड कर दिया जाए, यानी कि वो सैलरी जो कि बिफोर डिडक्शन होती है वो आपका ग्रॉस पे हो गया। सीटीसी में आपका ग्रॉस भी इंक्लूड होता है, साथ में वो पार्ट जो कि एम्प्लॉयर आपके ऊपर खर्च कर रहा है, यानी कि जैसे एम्प्लॉयर का पार्ट हो गया स्टैट्यूटरी, जो कि पीएफ का एम्प्लॉयर पार्ट होता है, ईएसआईसी का एम्प्लॉयर पार्ट होता है, ठीक है, वो सारा चीज़ इसमें इंक्लूड होता है। सीटीसी मतलब टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। बेसिक सैलरी और टीएनएस अलाउंस को समझते हैं। बेसिक सैलरी क्या होता है भाई? बहुत सारे अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि कुछ स्टेट में बोला गया है कि सीटीसी का 40 से 50% इसके बीच में आप जो है अपनी बेसिक सैलरी को रख सकते हो, राइट। और ये बेसिक सैलरी जो होता है ना, एक बहुत ही कोर कंपोनेंट होता है, क्योंकि सारे स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स जैसे कि पीएफ हो गया, आपका ग्रेच्युटी हो गया, इसका कैलकुलेशन जो है बेसिक सैलरी पे होता है। जैसे पीएफ की अगर हम बात करें तो बेसिक सैलरी का 12% पीएफ का डिडक्शन होता है, राइट। ग्रेच्युटी का जो फॉर्मूला होता है वो भी बेसिक सैलरी से ही कैलकुलेट होता है। इसी के साथ अगर हम डीए की बात करें, यानी डियरनेस अलाउंस की, तो ये वो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस होता है जो कि गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर्स के द्वारा दिया जाता है और इनके द्वारा कॉमन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जिसमें बेसिक प्लस डीए होता है। बहुत जगह पे डीए नहीं होता है, तो वहाँ पे बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशंस होते हैं आपके। अब बात करते हैं एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। अब एचआरए क्या होता है? ये एक मेजर टैक्स सेविंग कंपोनेंट होता है। ये एचआरए बेसिक से कैलकुलेट किया जाता है, यानी अगर हम बात करें कि बेसिक प्लस डीए का 50% होना चाहिए आपका मेट्रो सिटी में, और नॉन मेट्रो सिटी में 40% होना चाहिए बेसिक प्लस डीए का, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। एचआरए आपका नॉन मेट्रो सिटी में 40% होता है, मेट्रो सिटी में 50% होता है। लेकिन जो नए लॉ आए हैं लेबर कोड, सो उसके अकॉर्डिंग अब आपका जो बेसिक होना चाहिए वो 50% ऑफ सीटीसी होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है अगर टैक्स में बात करें तो
3 पॉइंट हैं, या तो आपका एक्चुअल एचआरए जो आपको मिला है कंपनी की तरफ से। सेकंड पॉइंट 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन मेट्रो सिटी, 40% इन नॉन मेट्रो सिटी। थर्ड पॉइंट है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। इन तीन में से जो कम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट होगा इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल एंड फ्लेक्सी अलाउंसेस। इसको हम समझते हैं कि ये कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं। जैसे कंपोनेंट की बात करें तो कन्वेंस का अलाउंस जो होता है, इसका पर्पस होता है घर से ऑफिस का ट्रेवल, और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें लीव ट्रैवल अलाउंस, ये वो ट्रैवल अलाउंस होता है जिसमें आपका डोमेस्टिक ट्रैवल कवर होता है। लीव ट्रैवल अलाउंस ये 4 साल में 2 बार के ट्रैवल का अलाउंस होता है, मतलब 4 साल में आप 2 बार इसका एग्जाम करा सकते हैं ट्रैवल कॉस्ट। साथ ही साथ मेडिकल रिम्बर्समेंट, जितने भी मेडिकल बिल्स होते हैं उनका ये रिम्बर्समेंट होता है नाउ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का पार्ट हो गया है जो कि आपको सैलरी पे मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें तो 12 लाख पे आपका टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, 12 लाख एनुअल सैलरी पे आपका टैक्स नहीं लगता है। साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है हमें 75,000 का। सो उस स्टैंडर्ड डिडक्शन में ये मेडिकल रिम्बर्समेंट कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं स्पेशल अलाउंस। जितने भी बैलेंसिंग कंपोनेंट होते हैं वो सारे स्पेशल अलाउंस में जाते हैं और ये फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है। बहुत जगह कंपनी में देते हैं, अदर अलाउंस के नाम से भी इसको डाल देते हैं। बात करते हैं वेरिएबल पे प्लस वर्सेस फिक्स पे की। फिक्स पे वो होता है, फिक्स पे वो पे होता है, वो अमाउंट होता है जो कि हर महीने आपको फिक्स मिलना ही मिलना है, ठीक है। आप उस पे में आपको कभी भी उतार चढ़ाव नहीं मिलेंगे, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होगा, वो फिक्स होगा आपका, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी नेट सैलरी, ये आपकी नेट मंथली सैलरी आपकी फिक्स पे होती है, ठीक है। और इसमें भी कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर आप बीच में छुट्टी लेते हैं या एलओपी हो जाता है तो ये फिक्स पे भी कम हो जाता है, वो कैलकुलेशन होती है आपके अटेंडेंस बेस पे। सेकंड पॉइंट है वेरिएबल और परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट टू रेटिंग होता है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उस मंथ के दौरान, उस पर डिपेंड करता है आपके कि वेरिएबल कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस की, जैसे कि हमारा पीएफ हो गया। पीएफ में अगर बात करें तो बेसिक का 12% डिडक्शन होता है एम्प्लॉय का पार्ट, और पीएफ का 12% ही डिडक्ट होता है एम्प्लॉयर का पार्ट। लेकिन बहुत सारी कंपनियां करती उसको सिर्फ कंप्लायंस का पार्ट बनाने के लिए मिनिमम जो लॉ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उतना ही डिडक्शन करती हैं, और वो मिनिमम है 15,000 का 12%, यानी 1800 रुपये एम्प्लॉय का पार्ट और 1800 रुपये एम्प्लॉयर का पार्ट। ये दो चीज़ें डिडक्ट होके आपके पीएफ अकाउंट में सबमिट किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। और साथ ही में आपका एक ईडीएलआई होता है जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। पीएफ में एक ईडीएलआई नाम की चीज़ होती है जो कि होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस का काम होता है आपके किसी भी मिस हैपनिंग, यानी कि अगर ऑन द जॉब हो आप और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है इन केस ऑफ एनी डेथ, तो आपको उस इंश्योरेंस के तहत एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है जो कि आज की डेट में 7.5 लाख रुपए है, जो कि आपकी फैमिली को दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट है जो बहुत छुपे हुए होते हैं, बट पीएफ ईपीएफओ आपको वो बेनिफिट देती है। तो अगर आपको अवेयरनेस है, आपको नॉलेज है, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। साथ ही साथ ईएसआईसी की बात करें तो इसमें एम्प्लॉय का शेयर होता है 0.75% ऑफ ग्रॉस, ठीक है। ये आपको मेडिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किसी भी तरह की मेडिकल अगर आपको ज़रूरत है, आपको दवाई लेनी है, आप बीमार हो या आपको कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में आप ईएसआईसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिसमें आपकी मेडिसिन भी इंक्लूड होती है, आपका रूम रेंट भी इंक्लूड होता है, इसमें ए टू जेड सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपका 0 रुपीज़ इसमें खर्च होना होता है। तो इसके लिए स्कीम के तहत 0.75% ऑफ ग्रॉस आपका एम्प्लॉय का पार्ट होता है, और इसमें अगर एम्प्लॉय की बात करें तो इसमें 0.75% आपके ग्रॉस का एम्प्लॉय का पार्ट डिपॉजिट होता है। एम्प्लॉय की बात करें तो 3.25% ऑफ ग्रॉस सैलरी आपका एम्प्लॉयर पार्ट होता है, जो कि दोनों मिला के 4% आपका ईएसआईसी में डिपॉजिट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोफेशनल टैक्स की, ये स्टेट के हिसाब से होता है, और हरियाणा और दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है,
तो इस बात का ध्यान रखना, प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है। अच्छा, अगर प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता तो क्या लगता है? तो यहाँ पे लगता है आपका LWF यानी कि लेबर वेलफेयर फंड। और क्या होता है लेबर वेलफेयर फंड, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। आप यूट्यूब पे जाके लेबर वेलफेयर फंड स्टडी कोच टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक लगा देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो प्रोफेशनल टैक्स का मैक्सिमम जो होता है 2,500 रुपये इंडियन रुपीज़ पर ईयर का आपका पार्ट होता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स का मैंने अभी जैसे बताया कि प्रोफेशनल टैक्स जो है बहुत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है, लेकिन ऐसे कुछ स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, इसमें एक्टिव स्लैब्स हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। नेट पे कैलकुलेशन को हम समझते हैं एक बार कि नेट पे कैलकुलेशन कैसे होता है। नेट पे का अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से जितनी डिडक्शन होते हैं एम्प्लॉय पार्ट और एम्प्लॉयर पार्ट, यानी कि PF, ESIC, प्रोफेशनल टैक्स अगर आपके स्टेट में लगता है ना, या फिर इनकम टैक्स है, ये सारे डिडक्शन हटने के बाद जो बचता है वो आपका नेट पे होता है, वही आपके बैंक में आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। EPF योर फ्यूचर रिटायरमेंट, तो EPF को समझते हैं। PF की एलिजिबिलिटी क्या है? अगर किसी भी एम्प्लॉयर के पास यानी किसी भी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं तो उस केस में वो EPF में रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसकी जो स्टैच्यूटरी वेज सीलिंग है वो 15,000 है। अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो 15,000 का बेसिक तक कमा रहा है उसका आपको कंट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं UAN। व्हाट इज UAN? तो PF में UAN होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जैसे कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उसका एक अकाउंट नंबर आपको मिलता है, और जिस भी कंपनी में आप जाते हैं वो अकाउंट नंबर और डिटेल देते हैं, आपकी सैलरी उसमें आ जाती है। सेम PF के केस में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, आप वो UAN अपना कंपनी में देते हैं और उस UAN में आपका पैसा जमा कराया जाता है। नॉर्मली ये 12 डिजिट का परमानेंट नंबर होता है जो हर कंपनी में आपका काम आता है, ये कभी चेंज नहीं होता। 1 पर्सन 1 UAN आपका होता है। ठीक है, सो ये एम्प्लॉय क्या करता है, वो UAN को आपके PF अकाउंट, अपने PF अकाउंट में लिंक करता है और उसी में आपका पैसा जाता है। अब UAN, अगर आप नए हैं, अब पहली बार कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो UAN कैसे बनाएं उसके लिए भी आप आई बटन पे देख रहे होंगे, वहाँ पे हमने वीडियो बना रखी है कि अपना UAN कैसे जनरेट करना है विदाउट एनी एम्प्लॉयर, तो आप अपने आप अपना UAN जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉय आपका अपना 12% पूरा PF पार्ट में डालता है, लेकिन एम्प्लॉयर अपने 12% को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें से 3.67% PF के पार्ट में जाता है और 8.33% EPS के पार्ट में जाता है, तब जाके एम्प्लॉयर का टोटल पार्ट होता है 12%। अब यहाँ पे बात कर ध्यान देने वाली बात यह है जो कि HR को ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पे जो पेंशन वाला पार्ट है वो कैप्ड है, मीन्स मैक्सिमम जब आप कैलकुलेट करते हैं सैलरी का 8.33%, अगर वो 1250 रुपये से ज़्यादा आता है तो सिर्फ 1250 रुपये EPS में जाएगा, बचा हुआ पैसा आपका एम्प्लॉयर पार्ट के PF में जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी मैक्सिमम कैप है 1250 रुपये की। EPS पेंशन स्कीम, भाई EPS में क्या स्कीम है उसको ज़रा समझते हैं हम लोग। 10 साल यानी कि मिनिमम सर्विस 10 साल की होनी चाहिए पूरे लाइफ लॉन्ग में, मतलब जब तक भी आप प्रोफेशनल जर्नी आपकी है उसमें 10 साल का मिनिमम ड्यूरेशन आपका काम किया होना चाहिए। साथ ही साथ स्टैंडर्ड एज जो आपकी फिक्स की हुई है वो 58 ईयर्स की है, मतलब 58 ईयर्स के बाद आप अपनी पेंशन को स्टार्ट करा सकते हैं। फैमिली की बात करें तो पेंशन जो है आपके स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए होती है इन केस ऑफ डेथ, मतलब जो मेन इंश्योर्ड पर्सन है उसकी अगर डेथ हो जाती है उस केस में आपके स्पाउस को पेंशन मिलती है, इन केस अगर स्पाउस नहीं है तो चिल्ड्रन को पेंशन मिलती है। EDLI की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है EDLI, सेपरेट एक वीडियो भी मैं इसके लिए लेके आऊँगा, जो कि आपका फ्री लाइफ इंश्योरेंस होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता इसके बारे में। तो EDLI एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस होता है जो कि प्रोवाइड करता है आपका लाइफ कवर, उसका जो भी PF मेंबर है, राइट, इसका जो प्रीमियम होता है 0.5% जाता है आपका, जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर पे करता है। तो अगर इसकी जानकारी और डिटेल में लेनी है इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस पर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। साथ ही साथ कवरेज की बात करें तो मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का कवरेज इसमें मिलता है, वो भी कैलकुलेट किया जाता है कि कितना PF आपने जमा कराया है और एवरेज सैलरी कितनी है आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं EPF इंटरेस्ट रेट्स।
पीएफ का इंटरेस्ट रेट अगर 24-25 का देखें तो 8.25 था, अभी ये घट के 7.5 हो चुका है और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो एवरेज देखा जाए तो 7.5 से 8% तक का इंटरेस्ट इसमें मिलता है। विड्रॉल टाइप्स एंड फॉर्म्स, जस्ट पहले इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो हमने विड्रॉल की बनाई हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि विड्रॉल का प्रोसेस क्या है, डिटेल में समझते हैं इसको। इसमें 3 तरह के फॉर्म होते हैं। फॉर्म 19 जिसमें पीएफ का पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि अगर आप 2 महीने या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड रहे हैं, यानी कि लास्ट जो जॉब आपने की है उससे जॉब छूट गई आपकी और 2 महीने या उससे ज़्यादा हो गए हैं, उस केस में आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे पेंशन वर्ड नहीं बोल रहा मैं, तो पीएफ वाला अमाउंट आप 100% निकाल सकते हैं आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बात करते हैं फॉर्म 10C और डी की, तो ईपीएस विड्रॉल के लिए ये होता है 10 साल से कम अगर आपको टाइम हुआ है तो उस केस में आप ईपीएस का विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें फॉर्म 31 की, तो एडवांस या फिर पार्शियल विड्रॉल के लिए फॉर्म 31 फिल किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि आपको घर बनाना है या आपके घर में कुछ मरम्मत करानी है या बच्चे की शादी करनी है या अपनी शादी करनी है या किसी तरह की बीमारी होती है, उस केस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं फॉर्म 31 की हेल्प से। और ये फॉर्म कहाँ से फिल किए जाते हैं, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, सभी को ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपको विड्रॉल का प्रोसेस समझना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा देंगे, तो वहाँ से भी जाके आप चेक करके समझ सकते हैं कि कैसे आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग पीएफ फॉर्म 13, अगर ट्रांसफरिंग की बात करें, फॉर एन एग्जांपल आपने एक नई कंपनी ज्वाइन की है और वहाँ पे आपने अपना यूएन नंबर जनरेट किया स्टडी कोच की वीडियो देख के, और वो यूएन नंबर अपने एचआर को दे दिया। अब होता क्या है, जब आप दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे पुरानी कंपनी से एग्जिट डेट डलेगी, नई कंपनी में ज्वाइनिंग डेट होगी और वो यूएन नंबर सेम आपका वहाँ पे मैपिंग हो जाएगा। लेकिन जो पुरानी कंपनी का पैसा है वो पुरानी कंपनी के अकाउंट में होगा, मतलब आपके यूएन से लिंक होगा कंपनी का अकाउंट, और वो कंपनी के अकाउंट का पैसा आपके यूएन के नई कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म 13 फिल करना होता है। इसके लिए भी हम बहुत ही जल्दी नई वीडियो लेके आने वाले हैं, तो अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सेव करके रखें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को ले सकें और अवेयर हो सकें। आगे बढ़ते हैं ईपीएफ टैक्सेशन के न्यू रूल्स। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अगर एक्सीड होता है 2.5 लाख पर ईयर से तो वो टैक्सेबल होगा। ध्यान से सुनो, पीएफ के जो नए रूल हैं, पीएफ आप विड्रॉल करते हैं तो जितना भी इंटरेस्ट आपने कमाया होता है पीएफ के अकाउंट में, अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो वो टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर अगर होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर विड्रॉल टैक्स की बात करें तो टैक्सेबल है इफ विड्रॉल बिफोर 5 ईयर, 5 साल से पहले अगर आप निकालते हैं, 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस से पहले अगर आप निकालते हैं और अमाउंट आपका 50,000 से कम होता है तो उस केस में 10% का टीडीएस आपका लगता है। ध्यान से दोबारा से रिवाइज करते हैं। इंटरेस्ट रेट, कमाए हुए इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना होगा अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है। विड्रॉल पे टैक्स देना होगा अगर वो आपका 5 साल से कम टाइम हुआ है और 50,000 से कम का अमाउंट है। ठीक है, ईएसआईसी की बात करते हैं जो कि मेडिकल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज पर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ईएसआईसी कवरेज और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बेस सेलिंग है 21,000 रुपये। ये न्यू कोड ऑफ कंडक्ट में चेंज होने वाली है, अभी तक ऐसा कोई नया रूल आया नहीं है जिसमें चेंज हो रखा हो, बट फिलहाल अभी जो करंट में है उसके बारे में समझते हैं। अगर आपका ग्रॉस सैलरी 21,000 है तो उस केस में 21,000 या उससे कम है तो उस केस में आपका जो ईएसआईसी है आप उसमें कवर हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करें तो किसी भी कंपनी में अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो ईएसआईसी में रजिस्टर होना मैंडेटरी हो जाता है। मेडिकल बेनिफिट क्या होते हैं भाई, इसमें फुल मेडिकल कवर होता है जिसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है और उसकी जो फैमिली है उनको ट्रीटमेंट मिलता है ईएसआईसी रजिस्टर्ड डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल में फ्रॉम डे 1 ऑफ ज्वाइनिंग के डे 1 से आपको उसके फायदे मिल जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कोई अपर कैप नहीं होती, जैसे कि आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं उसमें अपर कैप होता है कि 5 लाख का इंश्योरेंस है या 10 लाख का इंश्योरेंस है, इसमें कोई भी अपर कैप नहीं होती है। बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट अंडर ईएसआईसी। ईएसआईसी में मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि 26 वीक्स की पेड लीव्स मिलती हैं और जितना भी डेली वेज होता है एवरेज बेसिस पे वो पे किया जाता है ईएसआईसी के द्वारा। यहाँ पे कंपनी पे नहीं करती है, ईएसआईसी पे करती है। और साथ में इसमें अगर मिसकैरेज होता है या मेडिकल टर्मिनेशन लीव होती है
तो उस केस में भी 6 हफ्ते का और इंक्लूड कर सकते हैं इसमें बेनिफिट। ठीक है, सिकनेस और डिसेबिलिटी के बेनिफिट समझते हैं। सिकनेस के केस में कैश कंपेंसेशन मिलता है 70% ऑफ वेज। आपकी वेज जो होता है वो 70% तक आपको सिकनेस के केस में मिल जाता है, अप टू 91 डेज पर ईयर। एक साल में 91 डेज तक का पैसा आप 70% कैलकुलेट करके आप ले सकते हैं अगर आप बीमार हैं। डिसेबलमेंट की बात करें तो 90% वेज जो होता है वो आपका मिल जाता है अगर डिसेबिलिटी जब तक भी कंटिन्यू होती है उस केस में, चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो। डिपेंडेंट्स की बात करें तो मंथली पेंशन मिलती है आपके स्पाउस या फिर चिल्ड्रन को इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस, यानी कि सर्विस करते दौरान अगर डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को उसका मंथली पेंशन मिलती है। अगर इन केस स्पाउस नहीं है तो चिल्ड्रन को मिलती है। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कैश बेनिफिट मिलता है इंश्योर्ड पर्सन को अगर वो अनएम्प्लॉयड होता है, यानी कि मैक्सिमम 90 डेज, एक पूरे लाइफ टाइम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज तक का पैसा इसमें मिलता है। करंटली प्रोवाइड्स 50% ऑफ एवरेज डेली वेज, यानी कि एवरेज डेली वेज जो है उसका 50% तक का पैसा इसमें मिलता है, यानी कि जो भी आपका मिनिमम वेज है उसका 50% आपको दिया जाएगा एज पर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो इसके बारे में अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें अवेयर होने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी पहचान कार्ड। भाई ईएसआईसी में आप रजिस्टर्ड हो गए तो एक ईएसआईसी का आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसको हम पहचान कार्ड भी बोलते हैं, और इसी कार्ड को दिखाकर आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो हर इंश्योर्ड पर्सन को, जिसको आईपीवी बोला जाता है, वो ऑनलाइन जनरेट करवाना चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, और वो अपने पास एक कॉपी रखो, साथ में अपनी फैमिली के पास भी एक कॉपी रखो, सो दैट इमरजेंसी के टाइम पर वो आईपीवी कार्ड को दिखा के यूज़ किया जा सके और उसके बेनिफिट लिए जा सकें। बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेट की। तो एम्प्लॉय का 0.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी जमा होता है आपके ईएसआईसी में, और एम्प्लॉयर का 3.25% ऑफ ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस मंथली सैलरी डिपॉजिट किया जाता है ईएसआईसी में। ग्रेचुइटी और स्टैट्यूटरी बोनस की बात करें तो रिवार्ड्स फॉर लॉयल्टी एंड सर्विस। अगर आप लॉयल्टी दिखाते हैं अपनी कंपनी के साथ, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, अगर आप उससे ज़्यादा एक कंपनी में काम करते हैं तो एज अ लॉयल्टी का रिवार्ड आपको ग्रेचुइटी दी जाती है या फिर स्टैट्यूटरी बोनस दिया जाता है। ग्रेचुइटी की बात करें तो ऐसी यूनिट या ऐसी फैक्ट्री या ऐसी शॉप या ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस एक्ट में कवर होते हैं, यानी कि उनको ग्रेचुइटी मिलती है। ठीक है, एम्प्लॉय का टेन्योर इसमें मैटर करता है। अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल की कंटिन्यू सर्विस में होता है तो उसको ग्रेचुइटी दी जाती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। इसके कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आपको ये ग्रेचुइटी दी जाती है। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर इन केस ऑफ डिसेबलमेंट या फिर डेथ ये पे भी हो जाती है, मतलब ऐसे केस में आपका ग्रेचुइटी का पैसा नहीं मिलता है। चलो जी, बात करते हैं आप फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला है ग्रेचुइटी का, जो लास्ट बेसिक प्लस डीए आपको मिला है, मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट सर्विस ईयर्स। यहाँ पे कंप्लीट सर्विस ईयर मतलब अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो वो अपर लिमिट में एक फुल ईयर में काउंट होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको 5 साल 4 महीने हुए हैं तो आपका 5 साल काउंट होगा, 5 साल और 7 महीने हुए हैं तो आपका 6 साल बन जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 26। इस फॉर्मूले पे पुट करके आप अपना ग्रेचुइटी का अमाउंट चेक कर सकते हैं अगर आपको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपकी 20 लाख तक की है। आप 20 लाख तक की ग्रेचुइटी ले सकते हैं, ठीक है, एज पर एक्ट, और ये फुली टैक्स एग्जेम्प्ट होगा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 25 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं देना है। तो इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा छूट आपको देखने को मिलेगी। पेमेंट ऑफ बोनस है। बोनस की बात करते हैं। ये मैंडेटरी है कि एक इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 से ज़्यादा लोग हों उसको एनुअल रिवार्ड मिलना होता है। ठीक है, और मिनिमम ये 8.33% ऑफ बेसिक सैलरी होगा, मैक्सिमम 20% ऑफ बेसिक सैलरी भी जा सकता है। एलिजिबिलिटी से लिखा है करंटली अगर 21,000 ग्रॉस पर मंथ है, यानी किसी एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 पर मंथ ग्रॉस या उससे कम है तो उनको ये बोनस एक्ट के तहत बोनस मिलना कंपलसरी है, जो कि ज़्यादातर आप फैक्ट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट ऑफिसेज में इतनी कम सैलरी नहीं होती है, तो फैक्ट्री में ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। आगे बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट का कुछ टाइमलाइन, कुछ कंप्लाइंस है, जैसे कि
सैलरी 7 तारीख से पहले पहले हर महीने सैलरी आ जानी चाहिए। हर महीने की सैलरी 7 तारीख से पहले पहले आ जानी चाहिए। जैसे कि जनवरी की सैलरी फरवरी 7 से पहले होनी चाहिए, फरवरी की सैलरी मार्च 7 तारीख से पहले मिलनी चाहिए। मोड कौन कौन से हो सकते हैं? चेक के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है, और अभी तो ऐसा कुछ और बैंक ट्रांसफ़र आप दे सकते हैं। डिडक्शन की बात करें तो कोई अनऑथराइज डिडक्शंस नहीं होती है, ठीक है? पेमेंट में कोई अनऑथराइज डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। फाइन्स एक लॉ के द्वारा लिमिटेड होना चाहिए, मतलब जो कानून है जिस भी टाइप का फाइन है उसके द्वारा ही वो रूल करेगा। नॉमिनेशन की इंपॉर्टेंस, फॉर्म एफ ग्रेचुइटी के लिए भरा जाता है, पीएफ के लिए फॉर्म 2 भरा जाता है, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्म 2 भरना, फॉर्म एफ भरना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन केस कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है कि तो आपके ग्रेचुइटी का पैसा आपकी फैमिली को मिल जाता है, या फिर पीएफ की बात करें तो पीएफ का पैसा आपकी फैमिली इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है। लेकिन पीएफ में अब सब चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, तो उसका नाम दिया हुआ है पीएफ पोर्टल में ई नॉमिनेशन, यानी कि आप ऑनलाइन ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। कैसे करना है ई नॉमिनेशन, उसके लिए भी हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं ई नॉमिनेशन की वीडियो, और वहाँ से जाके आप अपना ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप नॉलेज मिले, आप और आपको नॉलेज मिले और आप अवेयर रहें। बात करते हैं सेक्शन 5 की, योर राइट्स एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे आपके कौन कौन से राइट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ लीव्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कितनी तरह की लीव्स होती हैं? अर्न लीव या फिर प्रिविलेज लीव भी बोलते हैं, जो कि सर्विस के बेस पे एक्रूवल होती है, मतलब जितने टाइम आपने काम किया उससे कैलकुलेट करके आपको ईएल मिल जाती है। कैजुअल लीव यानी कि किसी भी शॉर्ट टाइम या फिर अनप्लान्ड या पर्सनल नीड्स के लिए आप जो लीव लेते हैं वो कैजुअल लीव होती हैं, कैजुअली होती हैं। इसका बेसिकली कुछ रीज़न नहीं लेना होता, आप कैजुअली कभी भी ले सकते हैं। सिक लीव यानी कि आपकी मेडिकल रिकवरी के लिए आपको मिलती है। इसमें बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी होती हैं, जैसे कि अगर आप 3 दिन या उससे ज़्यादा की सिक लीव लेते हैं तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी होता है। तो ये इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं, वो उस पर डिपेंड कर सकता है। वर्किंग आवर्स, यहाँ ओवर टाइम की बात करें तो मैक्सिमम डेली वर्क 9 घंटे का होना चाहिए, और अगर हम वीकली की बात करें तो 48 आवर्स का मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। इसके ज़्यादा अगर कोई भी इससे ज़्यादा घंटे का काम आपसे करवाया जा रहा है तो आप उस केस में ओवर टाइम की डिमांड कर सकते हैं, जो कि आपकी सैलरी जो ऑर्डिनरी रेट है सैलरी का उसका डबल हो सकता है। आगे बात करते हैं पॉश की, तो वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 में पॉश लाया गया था, जिसमें जिस वर्क प्लेस पे अगर आपकी वुमेन है तो उनकी प्रोटेक्शन मैंडेटरी है, जिसके अंतर्गत ऐसी कंपनी जिसमें 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं उसको एक इंटरनल कमेटी बनानी होती है, ताकि उनके ग्रीवेंस को हैंडल कर सकें, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं मैटरनिटी एक्ट के बारे में, तो इसमें होता है आपका 26 वीक्स का लीव आपको मिलता है। क्रैच फैसिलिटी मिलती है अगर कंपनी में 50 से ज़्यादा स्टाफ है, वर्क फ्रॉम होम अगर जॉब ऐसी है जो कि वो घर से कर सकती हैं। बट कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा? अगर कोई ऐसी महिला है जो 80 दिन से ज़्यादा का काम कर चुकी हैं कंपनी में, तो वो मैटरनिटी एक्ट में आ जाएंगे और मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। आगे बात करते हैं टर्मिनेशन एंड नोटिस पीरियड की, तो नोटिस पीरियड गवर्न बाय योर अपॉइंटमेंट लेटर, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो दिया हुआ है, यहाँ पे शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा जो अपॉइंटमेंट लेटर आपका बनाया गया है तो उसमें यूजुअली 30 to 90 डेज का नोटिस पीरियड होता है, या फिर अगर आप नोटिस पीरियड नहीं देते हैं तो उस केस में आपका सैलरी जो है नोटिस पीरियड को कवर करता है। एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो एम्प्लॉयर को रिलीविंग लेटर या फिर एक्सपीरियंस लेटर या दोनों एक ही मिला के हो सकता है, रिलीविंग कम एक्सपीरियंस लेटर वो देना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। साथ ही साथ आपका जो एफएनएफ है प्रोसेस करना है 30 to 45 डेज में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो राइट आपको समझने चाहिए अपने लिए। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट बोलता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेल और फीमेल में, या फिर किसी भी पॉइंट को लेके अगर सेम टाइम का काम आप दो लोग कर रहे हैं तो उनको दोनों को इक्वल पे होना चाहिए। फुल एंड फाइनल का प्रोसेस क्या होता है? अगर आपने रेजिग्नेशन दिया, जो भी आपका लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद आपका असेट या फिर आईटी हैंडओवर होना है, कैलकुलेशन होना है आपका लीव या बोनस का, और उसके बाद सेटलमेंट हो जाना है। बात करते हैं न्यू लेबर कोड्स की, तो न्यू लेबर कोड में 29 लॉज को अब 4 लॉज में कंसोलिडेट किया है, यानी कि अब चीज़ें सिंपल हो गई हैं एचआर के लिए। तो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है? इसमें 4 कोड है। पहला कोड है आपका वेज कोड, जिसमें आपका पे और बोनसेस डिफाइन की हुई है।
दूसरा है सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, जिसमें आपका पीएफ ईएसआईसी ग्रेच्युटी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तीसरा पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसमें आपके हायरिंग फायरिंग के रूल्स आए हुए हैं। और दूसरा है ओएसएच कोड, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर ऑल सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो अब सारे लॉज मिला के इस 4 नए पिलर्स यानी कि 4 न्यू कोड में डिस्क्राइब हो गए हैं। दी 50% वेज रूल, अब भाई इसमें वेज का एक रूल चेंज हुआ है कि आपका जो बेसिक होगा वो वेज का मतलब सीटीसी का 50% होना कंपलसरी है। पहले हमने बात करी थी मेट्रो में 40% होना चाहिए, मेट्रो में 50%, बट अब यहाँ पे फिक्स हो गया है कि सीटीसी का 50% बेसिक होना चाहिए हर हाल में, और ये हर कंपनी को फॉलो करना है। अब ऐसा करने से क्या क्या चेंज होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। और अगर आपको 4 लेबर कोड के बारे में समझना है, इस पर भी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं। इम्पैक्ट होगा आपका जब बेसिक बढ़ जाएगा और आपका क्रॉस सेम रहेगा, तो होगा क्या, जब बेसिक 40 से 50% हो जाएगा तो आपका इनहैंड कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इनहैंड कम? क्योंकि आपके जो डिडक्शन है वो बढ़ जाएंगे। कौन कौन से डिडक्शन बढ़ जाएंगे? जो कि रिटायरमेंट डिडक्शन होते हैं, पीएफ हो गया, जैसे ग्रेच्युटी हो गए। अब जो भी डिडक्शन आपके बेसिक पे कैलकुलेट होते थे, पहले अगर वो बेसिक 40% होता था, उस पर कैलकुलेट होता था, तो अब वो 50% हो चुका है, यानी कि बेसिक बढ़ा तो आपके डिडक्शन अमाउंट भी बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि डिडक्शन अमाउंट बढ़ जाएंगे तो आपका इनहैंड कम हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इससे आपका इनहैंड कम हो जाएगा, आपके रिटायरमेंट के जो बेनिफिट हैं वो बढ़ जाएंगे, जैसे कि पीएफ और ग्रेच्युटी। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हफ्ते में 4 दिन काम कर सकते हैं आप, लेकिन एक दिन में आपको 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो सेम चीज़ है, या तो आप 8 घंटे के 5 दिन कर लो या 12 घंटे के 4 दिन, तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। ये भी लेकिन इसमें मेंशन किया हुआ है 4 कोड में। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपको अवेयर करने के लिए, आपको साथ नॉलेज शेयर करने के लिए। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।